हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, संवैधानिक संस्थाओं का। संवैधानिक संस्थाओं का अर्थ वो बॉडीज या वो संस्थाएं जिनका गठन संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के तहत हुआ है। इस सीरीज में अब तक हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ा। इसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो संविधान का अनुच्छेद 338 ओरिजिनली मूलतः उसके अंदर ये प्रावधान था कि एक आयुक्त यानी कि कमिश्नर, जिसको नाम दिया गया, उसको अपॉइंट किया जाएगा, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याणार्थ, उनके वेलफेयर के लिए संविधान में जो प्रोविज़न है उनके इम्प्लीमेंटेशन, उनके कार्यान्वयन को देखेगा, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सबमिट करेगा। जैसा हमने नेशनल कमीशन फॉर एससी के बारे में पढ़ते हुए देखा था कि इसमें आगे बढ़ते बढ़ते 1990 के अंदर 65वां संविधान संशोधन 65 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, यानी कि जो 1987 में एक मल्टी मेंबर बॉडी बनी थी। अब उस बॉडी को अपॉइंट किया गया 338 के तहत कि अब जो एक सिंगल कमिश्नर है उसकी जगह नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग अब एक कमिश्नर ना होकर एक मल्टी मेंबर बॉडी होगी, बहुसदस्यीय निकाय होगा। यह भी संविधान के भाग 16 और अनुच्छेद 338A के तहत नेशनल कमीशन फॉर एसटी बना है। अब जब जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद में राज्य के पास संसाधन बढ़ते गए, जनता के बीच में अवेयरनेस यानी कि चेतना आती गई, और सुप्रीम कोर्ट जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने अनुच्छेद 21 के तहत जब इसका विस्तार किया तो समय के साथ में जनता के बीच में भी जागरूकता आई और राज्य को यह आभास हुआ कि जनजाति और जो अनुसूचित जातियां हैं इनके कल्याण के लिए हमें अलग अलग विभाग बना देने चाहिए, खासकर से जनजाति के लिए। इसी समय में नक्सलवाद चरम पे था, तो सरकार को भी ऐसा लगा कि अब हमें जो जनजाति है, ट्राइबल है, उनके लिए विशेष रूप से या खासकर अलग काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले 1999 में एसटी के लिए यानी कि जनजाति कल्याण मंत्रालय की स्थापना की गई, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 2003 के अंदर 89वां संविधान संशोधन पास किया गया, जिसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि जो 338 के तहत एक अनुसूचित जाति और जनजाति, एससी और एसटीज के लिए, जो दोनों के लिए एक सिंगल आयोग था कल्याण के लिए, अब उसको बाइफरकेट यानी कि दो भागों में बांटने का समय आ गया है। तो 89वां संविधान संशोधन इस विषय में महत्वपूर्ण है 2003 में, जो ये प्रावधान करता है कि 338A के तहत एक अलग से निकाय होगा, मल्टी मेंबर बॉडी होगी, बहुसदस्यीय निकाय, और इसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर एसटी, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। 2003 का अमेंडमेंट है। ये इम्प्लीमेंटेशन में इसका कार्यान्वयन हुआ 2004 में। 2004 में इस्टेब्लिशमेंट होता है नेशनल कमीशन फॉर एसटी का। नेशनल कमीशन फॉर एससी की तरह इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अब इसके मेंबर और जो चेयरमैन हैं उनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी, यानी कि सेवा के लिए क्या शर्तें हैं, क्या योग्यता है और कितने समय तक वो अपने पद पे रहेंगे, इन सब का निर्धारण संविधान ने राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया है और राष्ट्रपति ही ये निर्धारित करते हैं। बात करते हैं आयोग के कार्य की कि क्या काम करता है। शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के वेलफेयर कल्याण के लिए संविधान के अंदर जो भी प्रोविजन यानी कि अनुच्छेद या उपाय दिए गए हैं, एसटी के वेलफेयर के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं या सरकारों के द्वारा कोई भी आदेश जारी किया जाता है, ऑनेबल कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश या निर्देश दिए जाते हैं, उन आदेशों का या उन सब संवैधानिक प्रावधानों का कितने अच्छे तरीके से कार्यान्वयन हो रहा है, यानी कि ग्राउंड पे किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और उनसे जुड़ी हुई कोई भी अन्वेषण यानी कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, अगर वो नहीं हो रहे हैं तो उस विषय में जो आयोग है वो इन्वेस्टिगेट करता है, और उसके बाद जो भी कार्य हो रहा है इन सब का इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करता है कि क्या जो संवैधानिक उपाय और जो कानून आदेश हैं वो एसटी के कल्याण के लिए पर्याप्त है या नहीं। ये सब कार्य करना एसटी का है, यानी कि इन्वेस्टिगेट करना, इवैल्यूएट करना
और उसको मॉनिटर करना, ये काम है। इसके अलावा जब भी एसटी के अधिकारों का, यानी कि जो संवैधानिक उपाय कानून है या अनुसूचित जनजाति के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उस विषय में जब शिकायत एसटी आयोग को मिलती है तो वो उसके बारे में जांच करता है, और ऐसा करते हुए अनुच्छेद 338A के तहत इसे सिविल कोर्ट यानी कि सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसके साथ एसटी जो अनुसूचित जनजाति है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से एक बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो मुख्य धारा मेन स्ट्रीम से बिल्कुल कटे हुए, एलिनिएटेड हैं। तो उनके सामाजिक और आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो जवाहरलाल नेहरू के पंचशील के माध्यम से शुरू हुई और अभी तक जो है पेशा तक आके चल रही है, पेशा और FRA फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट तक जो अपने कल्मिनेशन पे पहुंची। तो सामाजिक और आर्थिक विकास की जो प्रोसेस है उसमें एसटी कमीशन वो भाग लेता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और सरकार को और संसद है, राज्य सदन है, उनको इसके बारे में अपने परामर्श देता है, क्योंकि इस बारे में उसकी एक्सपर्टीज या विशेषता है, महारत हासिल है। दूसरा, वो इन सभी कार्यों की जो संवैधानिक दायित्व है या राष्ट्रपति के द्वारा उसको सौंपे गए हैं, जिसके अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन, इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग या जो भी संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जांच करता है, उसकी एक वार्षिक रिपोर्ट या ऐसे समय पे जब राष्ट्रपति के द्वारा उसको मांगी जाए या उसको उचित लगे, अप्रोप्रिएट टाइम पे, वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति जो है इसको सदन के सामने रखवाते हैं। इसके अलावा अन्य कार्य, कोई भी ऐसे काम जो राष्ट्रपति ने उनको सौंपे हैं या संविधान ने कोई कानून बना के या किसी परंपरा कन्वेंशन के तहत या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कोर्ट के तहत जो भी अन्य कार्य एसटी के कल्याण के लिए उनको सौंपे जाए, ये कार्य अनुसूचित जनजाति आयोग करता है। बात करते हैं इनके अन्य कार्य की। अन्य कार्यों की बात करें तो वनों में रह रही जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उसको लघु वन उपज के स्वामित्व हेतु सुझाव देना। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जनजातियां जो भी हैं वो जल, जंगल और जमीन उनके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। तो वनों में जो एलिनिएशन है, जैसे कि वन का उन्मूलन है या वनों की कटाव है, इसकी वजह से और उसके अलावा कुछ सरकार ने कानून भी ऐसे पास किए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन है, संरक्षित वन है। इस वजह से जनजातियों को अपना जीवन यापन करने में और अपना जीवन को सुचारू रूप से चलाने में बड़ी समस्याएं आ रही थी। तो उसके विषय में एसटी जो आयोग है उसको ये काम दिया गया है कि लघु वन उपज के ओनरशिप का, लघु वन उपज के अंदर हम उन चीज़ों को समझ, जैसे कि तेंदुपत्ता हुआ, लाख हुआ, शहद हुआ या मोम, उससे बनाए हुए पदार्थ हुए या कोई जड़ी बूटियाँ हुई, उसकी ओनरशिप दी जानी चाहिए या नहीं, या कितने हद तक हम इसको स्वामित्व जो है लघु वन उपज का जनजातियों को दे सकते हैं, इसके बारे में वो राष्ट्रपति या सरकार को सुझाव देते हैं। इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब जो अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में खनिज और जल संसाधन है उसके ऊपर उनके कुछ अधिकार सुरक्षित रखना। जैसे जब डेवलपमेंट है, विकास कार्य होते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि सरकारें समस्त अधिकार को या तो अपने पावर अंडर में ले लेती हैं या किसी प्राइवेट एंटिटी है उनको सौंप दिए जाते हैं। तो जो जनजातियां हैं वो जंगल में पाए जाने वाले खनिज और जल संसाधनों से वंचित रह जाती हैं, और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण इसके नकारात्मक प्रभाव है। तो इस स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं, उनके खनिज और जल संसाधनों पे उनके अधिकार को सुरक्षित रखना। यानी कि अगर कुछ भी हो जाए, चाहे वो डेवलपमेंट हो या कोई भी ऐसी प्रक्रिया संसद या राज्य का विधानमंडल लेके आए, उनके वो अधिकार जो है, जो खनिज और जल संसाधन पे उनके सुरक्षित रहने चाहिए, ताकि वो अपनी परंपराओं का पालन करते हुए वहाँ पे अपना जीवन यापन कर सके। तीसरा है वहनीय आजीविका हेतु रणनीति, यानी कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना जो वायबल लिवलीहुड के लिए आवश्यक हो, क्योंकि अगर वहनीय आजीविका नहीं होगी, सस्टेनेबल लिवलीहुड नहीं होगा, उनको जीवन यापन के लिए उचित आजीविका नहीं होगी, धन नहीं होगा, खाने के लिए अनाज वगैरह नहीं होगा, तो बहुत संभव ये चांसेस है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो उनका एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण कर सकते हैं, बंधुआ मजदूरी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानवीय तस्करी जैसे अपराधों को अंजाम दे सकते हैं, जो विकास के अंदर असमानता और अंततः नक्सलवाद जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। चौथा है भूमि से भी लगाव रखना, यानी कि लैंड एलिनिएशन को रोकना। बहुत से विकास की परियोजनाएं हैं, जैसे कोई सड़क निकल रही है, कहीं से लोहा या कोयला को निकाला जा रहा है, कहीं बांध बन रहा है या कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं शहरों का विस्तार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब विस्थापन होता है जनजातियों का, इससे उनके जीवन पे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये राज्य की कल्याणकारी प्रवृत्ति के खिलाफ है। तो इस स्थिति में भूमि से उनके विलगाव रोकने के उपाय किए जाते हैं। इसके अंदर उनको
फिर से उनका पुनर्स्थापन और विकास परियोजनाओं का फिर से मूल्यांकन, इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जैसी चीज़ों को भी देखा जाता है। फिर है वन सुरक्षा और वानिकी में सहयोग, क्योंकि हजारों और लाखों सालों से जनजातियां जंगलों में रहती आ रही हैं और वनों का उन्मूलन और घटता हुआ ग्रीन कवर जो है वो पर्यावरण के निम्नीकरण में मुख्य योगदान दे रहा है, जो राज्य के सामने प्रमुख चुनौतियों में से एक है। तो ऐसी स्थिति में जनजातियों के सहयोग से वनों की सुरक्षा और एफोरेस्टेशन जो है उसमें उनके सहयोग लाने के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग इसमें योगदान देता है। इसके अलावा पंचायती राज एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 बनाया गया था, जिसका अर्थ ये था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत उनका एक्सटेंशन किया जाएगा, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति के एरिए हैं तो ऐसा 1996 में जो एक्ट था उसका क्रियान्वयन किया जाए। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं को भी जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं उनके अंदर स्थापित किया जाए, ताकि जनजातियों का विकास हो सके और वो लोकतंत्र में और मुख्य धारा में शामिल हो सके। फिर है झूम खेती रोकने का प्रयास। जितने भी ट्राइबल एरिया हैं और विशेषकर जो उत्तर पूर्वी राज्य है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, वो झूम खेती यानी कि स्थानांतरित खेती की वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्रकृति के ऊपर इसका बड़ा इकोलॉजी पे नकारात्मक प्रभाव है। झूम खेती, जिनको नहीं पता, बेसिकली ये है, इसको स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। इसके अंदर जो लोग हैं वो जंगल के किसी एरिया को जला के काट के साफ करते हैं, फिर उस पर खेती करते हैं, नेचुरल या जिसको वहनीय आजीव कृषि बोलते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग। और कुछ समय के बाद जब उसकी उर्वरता घट जाती है तो उसके बाद वो आगे किसी टुकड़े को का जला के काट के साफ करते हैं और फिर वहाँ पे खेती करते हैं। इससे पर्यावरण का नुकसान है। तो राष्ट्रीय वन नीति और सरकार की जो एनडीसी के तहत कमिटमेंट है कि हम लोग ग्रीन कवर को बढ़ाएंगे और वनों के उन्मूलन को रोकेंगे, तो इसमें झूम खेती रोकने का प्रयास के जो भी परामर्श है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग देता है। अब बात करते हैं प्रतिवेदन की, यानी कि रिपोर्ट। जो भी कार्य संविधान में उसको दिए हैं राष्ट्रपति या विधि के द्वारा आयोग को सौंपे गए हैं, उसके लिए वो अपनी रिपोर्ट वार्षिक रूप से या जब भी उसको उचित लगे या राष्ट्रपति उनसे मांगे तो उस पीरियड में वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के सदन में रखवाते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के हाउस में रखवाते हैं। और उसके पश्चात जो ये रिपोर्ट होती है उसके अंदर अनुसूचित जनजाति आयोग की कुछ सिफारिशें होती हैं, कि रिकमेंडेशंस होती हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में, या जो ऑनगोइंग जो कार्य में कोई नीतियां हैं, कानून हैं, उसके बारे में कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, जनजातियों के कल्याण के लिए पर्याप्त है या नहीं। तो उसके विषय में कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं जो पुरानी गलतियों को सुधारने और भविष्य के रोड मैप के लिए है। उसके बाद सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो इन सिफारिशों पर लिए गए एक्शंस के बारे में सदन को बताए, और अगर उसने कोई सिफारिश को मना किया है, नकारा है, तो उसको नकारने का कारण भी उसको सदन के अंदर बताना पड़ता है। अगर कोई रिपोर्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की किसी राज्य को लेके है तो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल के पास भिजवाते हैं और राज्यपाल जो है फिर इसको सदन के सामने रखते हैं, और जो प्रक्रिया संसद में अपनाई जाती है, यानी कि इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है या क्या कार्रवाई की जानी है, उसके बारे में सदन को बताएंगे। और अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उसको अस्वीकार किया गया है, तो वो कारण बताने होंगे कि इन ग्राउंड के आधार पर इन सिफारिशों को नकारा गया है। बात करते हैं शक्ति की। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संविधान ने कुछ शक्तियाँ आयोग को दी है, क्योंकि शक्तियों के अभाव में एक टूथलेस टाइगर होगा, यानी कि अपने कर्तव्यों का जो ड्यूटी है उनका निर्वहन नहीं कर पाएगा और भय और पक्षपात इसके ऊपर हावी रहेगा। तो वो शक्तियाँ इनको एक सिविल न्यायालय की है, सिविल कोर्ट की है। इसकी शक्तियों का उपयोग करते हुए ये देश के अंदर से समन भेज के किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं और उसको बुलाने के बाद में उस व्यक्ति की हाजिरी को सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को समन भेजना और ये इंश्योर करना कि वो आदमी उस समन भेजने पे यहाँ पे आए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया जा सकता है। फिर उस व्यक्ति को बुलाने के बाद शपथ पे उसकी परीक्षा लेना, टू एग्जामिन ऑन ओथ, यानी कि उससे शपथ पत्र, जैसे कि कोर्ट में जो न्यायालय में हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति से शपथ दिलवाते हैं कि वो व्यक्ति किसी भी डॉक्यूमेंट पे हाथ रखता है कि मैं भगवान की शपथ खाता हूँ या मैं भगवत गीता की शपथ खाता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ऐसी कुछ वो एक शपथ लेते हैं और शपथ के ऊपर उसका आदमी के बयान लिए जाते हैं, उसको एग्जामिन किया जाता है कि ये सच है या झूठ है। और अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है तो उस पर 6 महीने के लिए उस पर क्रिमिनल चार्ज, यानी कि उसको जेल तक की सज़ा हो सकती है। दूसरा,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो किसी भी व्यक्ति से किसी भी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए बोल सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को चाहिए तो वो किसी कोर्ट से सरकारी कोई भी डॉक्यूमेंट है उनसे उसकी मांग कर सकते हैं। तीसरा, किसी भी कोर्ट से या डॉक्यूमेंट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से कोई पब्लिक रिकॉर्ड की मांग की जा सकती है अपने कार्य को पूरा करते समय। और कोई भी कार्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा उनको सौंपा जाए तो वो उसको ले सकते हैं। इसके साथ ही एक और है कि शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना। जिस तरीके से हमने देखा था कि शपथ पर वो परीक्षा लेता है कि उसे आदमी से शपथ लेके उसको एग्जामिन करता है, उससे क्वेश्चन आंसर करता है, उसी तरीके से एक एफिडेविट लेकर, शपथ पत्र मतलब एफिडेविट वो शपथ के समान है। एफिडेविट पर किसी भी व्यक्ति से एविडेंस ले सकता है, यानी कि किसी भी बात को जांच करते समय अगर उसको लगे कि उसके किसी भी चीज़ के पक्ष और विपक्ष के बारे में वो उससे एविडेंस ले सकता है। तो ये था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। अब इसके बाद जो आगे जो टॉपिक है वो हम करेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है, भाषा के आधार पे जो माइनॉरिटी देश में है उसके लिए एक स्पेशल विशेष अधिकारी का प्रावधान है। तो ये अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में था। उम्मीद है इसको करने के बाद में एग्जाम में जो भी आने वाले क्वेश्चन आप उनको अच्छे से टैकल कर पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। थैंक यू।